हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है, जिसमें आपके 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है। अब आप सभी लोग पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, तेज़ी से करिए और रातों को जाग जाग कर करिए। ठीक है ना। आपके साथ हम भी जागेंगे, आप भी जागिए। बेटा लगातार हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो आपसे छूट पाए। आज की वीडियो में बेटा हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में अनेक बार आए हैं। तो बेटा चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए। किसे पूछ रहे हैं बेटा? समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए। सम न्यूट्रॉनिक को भी बताइए। किसे बेटा? सम न्यूट्रॉनिक को भी बताइए। अब ये प्रश्न आप देखें, 2014, 17, 19, 20, 22 और 23 लगातार बेटा 6 वर्ष आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले बेटा उत्तर में हेडिंग डालेंगे समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक, तो अर्थ इसका बेटा इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ये, फिर उत्तर देखें। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु किसकी संख्या समान होती है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उस तत्व के समस्थानिक या उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। होती है उस तत्व को, ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, या वह तत्व, यहां पर कह सकते हैं वह तत्व समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या कैसी हो बेटा? समान हो प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो बेटा प्रोटॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अगले देखते हैं बेटा। इस प्रकार किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक यानी जेड समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या जिसे हम ए से कहते हैं वो बेटा भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे बेटा? समान होंगे, और द्रव्यमान संख्या जो ए होती है वो कैसी होगी बेटा? भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगले देखते हैं, ध्यान से समझना बेटा। देखें, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान हैं, अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है। इसी कारण इन्हें समस्थानिक भी कहते हैं। इसी कारण इसे बेटा क्या कहते हैं? समस्थानिक भी कहते हैं। उदाहरण देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखते हैं। दो उदाहरण बताए थे ना बेटा। ये देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें ऊपर देखें बेटा, ऊपर क्या है? द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 भिन्न भिन्न है बेटा द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या है? परमाणु क्रमांक 1, 1, 1। बताओ, तो परमाणु क्रमांक समान है पर द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न है। इसमें भी बेटा ऑक्सीजन में देखो, ऊपर 16, 17, 18 और नीचे 8, 8, 8। नीचे होते हैं परमाणु क्रमांक, यानी इनकी संख्या समान है। ऊपर है बेटा परमाणु भार कह लो या द्रव्यमान संख्या। उनकी संख्या कैसी बेटा? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग है। तो वो कैसे होंगे? क्या होंगे बेटा? समस्थानिक। क्या होंगे? समस्थानिक, यानी समस्थानिक के उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगी, वरना यदि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो मेहनत करो, रात भर जागो बेटा। ठीक है? बोर्ड एग्जाम में मिल के लड़ेंगे, पर जागना पड़ेगा आपको। ठीक है? चलिए दूसरा हेडिंग डालते हैं बेटा,
क्या है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा हेडिंग, दूसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों संभारिक। अब हेडिंग क्या डालेंगे, संभारिक। संभारिक का मतलब ये नहीं है श्याम बिहारी, संभारिक, ठीक है बेटा। ऐसे नाविकों को जिनमें न्यूक्लियानों की संख्या कुल संख्या समान होती है, ऐसे नाविकों को जिनमें न्यूक्लियानों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। किसमें बेटा, न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहते हैं। इन नाविकों का परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या A समान होती है, अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है, अतः इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है बेटा, 2 मिनट समझना है किसकी संख्या समान है किसकी नहीं। इसमें किसकी, न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, वह संभारिक हो गए। उदाहरण देख लें, जैसे H और He, ऊपर देखो बेटा सेम है, देखो 3 और 3, पर नीचे 1 है 2 है, तो ये अलग है। नाइट्रोजन कार्बन, ऊपर बेटा 14 है, नीचे 7 और 6। ऐसी ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन, ऊपर 17 है, इसके भी 17, नीचे 8, इसके 9, अलग अलग है। ठीक है, तो न्यूक्लियनों की संख्या समान, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वो क्या होते हैं, या ऐसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है बेटा, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक नीचे होते हैं तो नीचे देखो सब अलग अलग हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है, तो वो बेटा सब समान है, देखो बराबर 3 3 14 14 17 17। क्या कहलाते हैं, संभारिक। समान भार ही संभारिक है। और भार क्या होता है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान की संख्या समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग, वही संभारिक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला हेडिंग, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, तो सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वही सम न्यूट्रॉनिक है। देखें, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कितना अच्छा है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, अर्थात इनके लिए परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु A माइनस जेड, ए कौन है बेटा, द्रव्यमान संख्या यानी जो ऊपर होती है, और Z कौन है, परमाणु क्रमांक जो नीचे होता है, तो A माइनस जेड का मान समान होता है। तो देखो उदाहरण दे रखा है, उदाहरण में बेटा लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम सब दे रखे हैं, लेकिन अब कैसे निकालें कि समान है। मैंने क्या कहा था, A माइनस जेड यानी ऊपर में से नीचे वाले घटाओ। अब बताओ, ये 7 हैं, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेंगे। अब इधर आ जाओ, ये 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, और यहाँ 4 है, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेंगे। तो बेटा ऊपर में से अब नीचे घटाएंगे तो वो आएगी आपकी न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है इनमें, समान। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है ना। और एक बात ध्यान से सुने, मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, आप ये नंबर 2 3 के चक्कर में ना पड़े, प्रश्न पे ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। प्रश्न देखें, प्रश्न क्या है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, या नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। तो ये बेटा 2014, 17, 22 और 23 4 वर्ष आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, देखें बेटा, इंपॉर्टेंट तो है ही। हेडिंग डालेंगे नाभिकीय संलयन पूछा है, तो बेटा उत्तर में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखें, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अच्छा, संलयन का अर्थ होता है बेटा जुड़ना। तो दो छोटे या दो हल्के नाभिक जो होते हैं बेटा, उन्हें परस्पर संयुक्त होकर क्या बन जाता है, भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले
मूल नाविकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा क्या होती है? इस प्रक्रिया में बेटा क्या होती है? मुक्त होती है। कह रहे हैं दो हल्के नाविकों को जोड़कर एक भारी नाविक बनाने की प्रक्रिया ही नाभिकीय संलयन होती है। और संलयन से प्राप्त नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है संलयन में। ध्यान दें, अगले देखें। उदाहरण के लिए भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के दो नाभिकों के संलयन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखें जरा ध्यान से क्या है भाई, और ये समीकरण भी याद करना है। तो देखो ये है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम दो ले लिए ड्यूटेरियम के, फिर एक ट्राइटियम बना, एक हाइड्रोजन बना और 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV इतनी ऊर्जा बेटा रिलीज हुई। तो नाभिकीय संलयन को आपको अच्छे से पढ़ना है। दो हल्के नाविक जुड़कर एक भारी नाविक बनाते हैं और ऊर्जा भी मुक्त करते हैं। ठीक है। ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम के नाविकों से संलयित होकर हीलियम नाविक का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। और ये दूसरी रिएक्शन है, ये बेटा ये दे रखा है और उस 1H3 1H2 यानी कि ट्राइटेरियम दे रखा है बेटा ये, और ये ड्यूटेरियम। इससे क्या बनेगा? 2He यानी हीलियम और एक नाइट्रोजन, और ये बेटा आपकी ऊर्जा है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो ये क्या था? नाभिकीय संलयन। चलिए बढ़ते हैं बेटा नाभिकीय विखंडन की तरफ। अच्छे से पढ़ेंगे, छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न है बेटा, नाभिकीय विखंडन क्या है? इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। नाभिकीय विखंडन क्या है? इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो देखें बेटा, ये 2015, 17 और 23 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। हेडिंग डालेंगे नाभिकीय विखंडन। आंसर में क्या लिखेंगे? किसी भारी नाविक के दो या दो से अधिक हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? कोई भारी नाविक है, उसके दो या दो से अधिक हल्के छोटे छोटे नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। देखो बेटा, यूरेनियम है 92 235, नाइट्रोजन, अब इससे बनेगा बेरिलियम और क्रिप्टॉन 56 144 और 36 89। ये बेटा दो बन गए हैं और एक नाइट्रोजन अर्थात सॉरी बेटा न्यूट्रॉन यानी कि क्या निकला है? ऊर्जा। और इसमें क्या रिलीज हुई है बेटा? ऊर्जा। क्या रिलीज हुई है? ऊर्जा। तो ये बेटा इस समीकरण को आपको ढंग से देखना है और इसके बाद में ऊर्जा भी आपको रिलीज करना है। ठीक है, न्यूट्रॉन है ये। और बेरिलियम क्रिप्टॉन में टूटता है कौन? 1 235 का यूरेनियम। अगले देखते हैं बेटा, देखें ध्यान से। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण कि इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मूल नाभिक तथा द्रव्यमानों के न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। अब पेपर में आया द्रव्यमान की क्षति किस में होती है? नाभिकीय विखंडन में। यह द्रव्यमान क्षति ही आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त होती है। आइंस्टीन ने बताया था ना द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, तो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर क्या होती है बेटा? प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। चलिए अब देखते हैं बेटा अगले। देखें, ये प्रश्न भी अनेक बार पूछा गया है। क्यूरी की परिभाषा दीजिए, या क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्यूरी का मान कितना है? ये बेटा 2018 2020 में आया प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। हेडिंग डालेंगे क्यूरी,
ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, कैसे देखें। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। तो उस पदार्थ की सक्रियता कितनी होगी बेटा? 1 क्यूरी होगी। ये क्या है? क्यूरी की परिभाषा, या क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगले। अब इसका मान पूछा है ना, तो देखो, अर्थात 1 क्यूरी का जो मान होता है वो 3.7 गुणा 10 की घात -7 विघटन बटे सेकंड या बेकुरल, विघटन बटे सेकंड या बेकुरल। तो बेटा इसका मान ये होता है। कर लोगे? ठीक। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, इस प्रश्न में मैं जितने भी, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पढ़ा रहा हूं ना बेटा, सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? ये बेटा 2019 और 2020 में आया है। या कार्य फलन की परिभाषा लिखिए, ये 2018 में आया है। या देहली आवृत्ति एवं कार्य फलन में संबंध लिखिए, ये 2019 में आया है। अब देखें इसका उत्तर। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, ध्यान से सुनिए, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। कार्यफलन किसे कहते हैं? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? W से व्यक्त करते हैं। किससे? W से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले देखें। W बराबर होता है बेटा HV0, या अथवा करके W बराबर HC/λ0 या λ0। ठीक है, चलिए आगे बेटा समझ में? बहुत अच्छे। इन्हें याद करते चलें अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। भरोसा रखना, एक भी प्रश्न बचेगा नहीं, लेकिन आपको मेहनत करना होगी बेटा। क्या करना होगी? मेहनत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? इसकी क्या महत्ता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? इसकी क्या महत्ता है? 2019 में। या देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? 2014, 17, 18। या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं? 2017। यानी कुल मिला के देहली आवृत्ति पूछी जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देहली आवृत्ति की हम परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे देहली आवृत्ति। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, ध्यान से देखें, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे V0 या μ0 या इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यही इसकी महत्ता है। क्या कह रहे हैं बेटा? इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्ता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सन देखिए कितनी बार आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। देखें अगला प्रश्न,
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। ये बेटा 2016, 18, 20 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर देखते हैं बेटा इसका। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे? बहुत अच्छे। अगले देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझे। अगला प्रश्न, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य, ध्यान रखना बेटा, देहली तरंगदैर्घ्य। तो अब ये प्रश्न देखिए, 2017, 18, 20, 22 और 23 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे देहली तरंगदैर्घ्य आंसर में। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल अवश्य करना, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन होंगे सभी में न्यूमेरिकल अटैच होगा। यदि आपने न्यूमेरिकल नहीं किया तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए। देहली आवृत्ति तरंगदैर्घ्य, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ध्यान से देखें, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यह देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य होती है, अर्थात लैम्डा नॉट बराबर C/V0, जहाँ C प्रकाश की चाल है। किसमें बेटा? निर्वात में या निर्वात में प्रकाश की चाल है। ये परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी। यदि आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका बचने को नहीं है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5वां और अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। कौन सी विभव की बेटा? निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। कब आया है? 2018 और 20 में। तो हेडिंग डालेंगे निरोधी विभव। अब लिखेंगे, निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है। निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा क्या हो जाती है बेटा? शून्य हो जाती है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में या नहीं आया? ये थोड़े रटने के हैं, तो इन्हें आप अच्छे से उतार के अच्छे से लिखकर इन्हें याद कर लेंगे, जिससे आपके कुछ नंबर पक्के हो सकें, क्योंकि बेटा फिजिक्स में लिखने को भी आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए और अगर समझ में आई हो तो सबसे ज़रूरी बात बेटा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को चैनल का लिंक भेज देना जिससे वो भी सब्सक्राइब कर लें, उनका भी ना छूटे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।